नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आइए रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व विधायक चंद्रशेखर प्रधान के निधन के बाद उनके परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व विधायक चंद्रशेखर एक वरिष्ठ नेता और समाज सेवक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक चंद्रशेखर के निधन से राज्य की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है, जिसे भरना बेहद मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में राज्य सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। देखिए, चंद्रशेखर भट्टेवाला उनका एक बहुत बड़ा दीर्घकालिक राजनीतिक जीवन रहा है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन हमेशा अपनी सरलता के नाते, सहजता के नाते और हर किसी के दिल में उनकी बड़ी अमिट छाप है। और मेरा भी उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध रहा है। लगातार हम विधानसभा में, सदन में एक साथ कई बरसों साथ में रहे हैं। उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। जहां क्षेत्र के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, उनके अनेक साथियों के लिए, चाहने वालों के लिए, मित्र संबंधियों के लिए, हमारी पार्टी के लिए, मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से उनका जाना बहुत अपूर्णीय क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक लोगों को, उनके परिवार के लोगों को, सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पिछले दिनों हुए कुछ हादसों को लेकर देहरादून पुलिस के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। और क्या कुछ देहरादून पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, इन सब बातों को लेकर टीवी 24 संवाददाता आदिल पाशा ने पुलिस अधीक्षक नगर देहरादून प्रमोद कुमार से खास बातचीत भी की। देहरादून पुलिस के द्वारा लगातार जो पिछले कुछ दिनों में हादसे हुए हैं, बहुत दुखद हादसे देहरादून में हो, उसके लेकर पुलिस लगातार लोगों से अपील यही कर रही है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो यातायात के नियमों का पूरा पालन करें और शराब पीकर तो बिल्कुल गाड़ी न चलाएं। उसी को लेकर मेरे साथ अभी क्या व्यवस्था है शहर में है और कितने चेक पोस्ट हैं, क्योंकि रात को अगर आप शहर में निकलेंगे तो कई जगह ऐसी है जहां बैरिकेड है और आपको यही पुलिस के लोग समझा रहे हैं कि आप रश ड्राइव ना करें, शराब पीकर। मेरे साथ बात करने के लिए देहरादून नगर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार इस वक्त मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर, लगातार पुलिस लोगों से अपील कर रही है, क्योंकि पिछले विगत दिनों में देखे जाए तो हादसे बहुत दुखद हुए हैं। अभी क्या सर स्थिति है शहर की, अगर चेक पोस्ट की और सारी चीज की बात? देखिए, 11 और 12 की नवंबर में जो रात्रि में जो भयावह सड़क दुर्घटना हुई थी, सबसे हम सब लोग बहुत आहत हुए और उत्तराखंड पुलिस की ओर से उनके परिजनों के प्रति देहरादून पुलिस और उत्तराखंड पुलिस जो है हार्दिक अपनी संवेदनाएं भी प्रकट करती है। और हालांकि उससे पहले ही हम लोगों की चेकिंग व्यवस्था पहले से ही काफ़ी दुरुस्त थी। उसके बाद और जो हमारे द्वारा परिवर्तन किए गए हैं, हमारी जो सिटी व्यवस्था है तो वो तकरीबन उसको हम लोगों ने 19 बैरियर जो है यहाँ पे लगा रखे हैं और तकरीबन इतने ही बैरियर देहात क्षेत्र में भी लगाए गए हैं। और प्रत्येक बैरियर पर हमारे जो आर्म्ड पीएसी के जवान रहते हैं और साथ में संबंधित थाने के जो और एडिशनल एसआई और कांस्टेबल्स वो लगातार अपनी चेकिंग व्यवस्था रात को जो है दुरुस्त हमारे लोग कर लेते हैं। हर हमारा जो बैरियर है वहाँ पे एल्कोमीटर हो गया है, वॉकी टॉकी के साथ हो गया है, वेपन्स तो रहते हैं, टॉर्च, ये सारी व्यवस्था हर उस पे बैरियर पे रहती है। और ये बैरियर हमारे तकरीबन 10 बजे के बाद एक्टिव हो जाते हैं। 10 बजे के उपरांत जो भी 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है उसको देखिए बिना चेकिंग के हम लोग जाने नहीं देते हैं। और जो संदिग्ध लगता है, थोड़ा सा पता चला लग रहा है कि नशे में प्रतीत हो रहा है, तो उसकी एल्कोमीटर से चेकिंग की जाती है और चेकिंग करने के उपरांत जो है उनको भी बंद किया जाता है और गाड़ी भी उनकी सीज की जाती है। और जो ड्रंकन ड्राइव में जो गाड़ी सीज होती है वो कोर्ट के माध्यम से रिलीज होती है, उसको पुलिस जो है अपने स्तर से रिलीज कर भी नहीं पाती। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि जो इस प्रकार से हम लोगों के द्वारा 19 बैरियर इस प्रकार से लगाए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति भले वो किसी भी रोड से निकलेगा, किसी भी मोहल्ले से अगर निकल के रोड पे आएगा तो वो बिना चेक किए जा ही नहीं सकता। वो बैरियर इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि कहीं ना कहीं वो बैरियर पर जरूर टकराएगा और बिना चेकिंग हुए वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इस प्रकार से उनको बनाया गया है। और देखिए, लगातार बार बार हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण भी और हम लोग भी लगातार पब्लिक से, आम जनमानस से यही अपील कर रही है। देखिए, जिंदगी जो है रेस नहीं है।
तो देखिए एक्सीलेटर पे पैर उतना ही दबाइए जितना कि इमरजेंसी में आप गाड़ी को कंट्रोल कर सके, नंबर 1। और दूसरा देखिए, कदापि किसी प्रकार का नशा, चाहे वो शराब हो या और कोई सूखा नशा हो, उसका प्रयोग करके कदापि अपना वाहन ना चलाएं, क्योंकि आपके भाई बहन है, परिजन है, माता पिता देखिए आपके घर पे वो आपके सकुशल लौटने का जो है इंतजार कर रहे हैं। तो हमारी सभी युवाओं से यही अपील है, एक तो समय से देखिए रात्रि में बेवजह सड़क पे ना घूमें, समय से जो है अपने घर को वापस जाएं और अपना वाहन जो है उतनी ही स्पीड में चलाएं जितना कि आप कंट्रोल कर सकें, और नशा किसी प्रकार का ना करें। क्योंकि अगर आप शराब का सेवन करते हुए वाहन चलाएंगे तो 100% ये यकीन मानिए कि आप किसी न किसी बैरियर पर चेक जरूर होंगे और फिर आपके विरुद्ध जो है सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई अवश्य की जाएगी। हमारे साथ बात कर रहे थे पुलिस अधीक्षक नगर देहरादून प्रमोद कुमार, जिन्होंने बताया कि यातायात को लेकर पुलिस पूरी तरह गंभीर है और शहर में कई जगह बैरिकेड है। अगर कोई ऐसी हरकतें करता पाया गया है, यातायात के नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा, T24। से भाजपा विधायक सुरेश सिंह चौहान से भी TV24 संवाददाता आदिल पाशा से खास बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि गंगोत्री में रोड पर काम तेजी से होगा और ज्यादा तीर्थयात्री आएंगे, और ऐसे कई मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के उत्तराखंड की गंगोत्री विधानसभा से विधायक सुरेश सिंह चौहान है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उनसे सीधा जानेंगे, सर गंगोत्री से आप विधायक हैं, चारों धामों में एक आती है, विकास कार्यों को देखें तो कितने कार्य अभी आपके कार्यकाल में वहां हुए हैं और क्या अभी और क्या जरूरत है? देखो, लगातार हमारी सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी निरंतर खुद जो है 4 धामों पे बैठक लेते हैं और निरंतर जो विकास की योजना कैसे धरातल उतरे। जैसे हमारे यहाँ से आज 3 हेलीपैड बन रहे हैं। एक हेलीपैड अभी जो है हवाई सेवाएं हमारे यहाँ से उत्तरकाशी से जुशियाड़ा से शुरू हो गई है, बस अड्डा पार्किंग बन रहा है। तो लगातार हम लगे रहते हैं कि कैसे मतलब जो है हमारी जो है 4 धाम की यात्रा सुचारू हो। गंगोत्री की जो धाम है, जो हमारी सड़क ऑल वेदर की सड़क हमारी सबसे महत्वपूर्ण सड़क है, जो बड़ेती से लेके 100 किलोमीटर गंगोत्री तक अब तक जो है उसका चौड़ीकरण नहीं हो पाया, उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इस तरह के कानून है एनजीटी, पर्यावरण, और वो जानबूझ के उसको जो है बार बार उलझा देते हैं, जिससे लगभग 2 साल 3 साल से वो पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन अब तक वो काम शुरू नहीं हो पाए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सबसे पहले इस समय हमारी इसमें प्राथमिकता है कि हमारी जो 4 धाम की सड़क है बड़ेती से गंगोत्री तक, उसका चौड़ीकरण हो ताकि यात्रियों को जो है उसकी सुविधा मिले। इस बार यात्रा कैसी रही? क्योंकि 4 धाम लगातार यात्रा चली है, वहां भी काफी श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो इस बार का क्या स्टेटस है? देखो, सड़क से ही बड़ी दिक्कतें आई है, जो बड़ेती से लेके जगह जगह जाम लग जाता था। और स्थिति आप जानते हैं पहाड़ों में सड़कें किस तरह से होती है, तो उनका चौड़ीकरण होना बहुत आवश्यक है। यात्रा दिन पर दिन बहुत अच्छी बढ़ रही है, लेकिन जो जाम की स्थिति बन रही है उससे हम कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और वो तभी बढ़ पाएंगे जब हमारी जो है बड़ेती से लेके 100 किलोमीटर की जो गंगोत्री का NH है, वो किसी तरह से जो है उसका चौड़ीकरण हो, जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था हो। और जब तक वो सड़क नहीं बनती तब तक तो स्थिति बहुत, क्योंकि यात्रा दुगुनी तिगुनी बढ़ रही है, लेकिन सड़क जस की तरह से तो उससे जो है बड़ी स्थिति खराब है। सर, तो सीएम साहब से इसको लेकर के क्या बात हो रही है? क्योंकि इसमें जल्द से जल्द काम हो, मास्टर प्लान और दूसरी चीजों। लगातार माननीय मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी माननीय गडकरी जी से उन्होंने वार्ता भी की, तो मुझे लग रहा है कि देर सवेर जो है सड़क बनेगी और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री दिन रात प्रयासरत है। जैसे हमारा गंगोत्री का मास्टर प्लान, यमुनोत्री का मास्टर प्लान बन चुका है, उसके लिए पैसा भी भारत सरकार ने जो है इस समय कुछ एक किस्त जो है रिलीज कर दी है। तो ऐसा नहीं, हम 4 धामों को अच्छा बनाने के लिए, चाहे गंगोत्री हो, यमुनोत्री, उनकी सड़कों, ताकि तमाम श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा मिले। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे गंगोत्री से विधायक सुरेश सिंह चौहान, जिन्होंने साफ कहा कि वहां के विकास कार्यों को लगातार सरकार प्रयास कर रही है और जल्द ही मास्टर प्लान के जरिए वहां और काम किए जाएंगे। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा, T24। वहीं उत्तराखंड की पिरान कलियर से कांग्रेस पार्टी के विधायक फुरकान अहमद आज देहरादून पहुंचे। इस दौरान TV24 संवाददाता आदिल पाशा से बात करते हुए फुरकान अहमद ने राज्य सरकार पर ग्राम पंचायत और निकाय चुनाव न कराने का आरोप लगाया। वहीं हरिद्वार जिले के किसानों के गन्ना मुख्य बकाये को लेकर भी विरोध जताया और कई आरोप सरकार पर भी लगाए। उत्तराखंड में वैसे अगर देखा जाए तो निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि 1 साल होने वाला है और राज्य सरकार लगातार कहती रही कि जल्द ही राज्य में निकाय चुनाव होगा, लेकिन
अब एक जो अहम मुद्दा है वो है ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होना। 27 नवंबर 2024 को उत्तराखंड की जो ग्राम पंचायत है उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के कलियर प्राण कलियर से विधायक फुरकान अहमद हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। सीधा इनसे जाते हैं, ग्राम पंचायत में भी अब प्रशासकों की नियुक्ति हो गई। सर बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। विधायक साहब, अब पंचायतों का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है और प्रशासकों की नियुक्ति हो गई है, तो कैसे देख रहे हैं आप, चुनाव कब तक हो जाए? सरकार चुनाव से बचती है, क्योंकि जब मालूम था कि हमारा कार्यकाल पूरा होने के लिए जा रहा, तो पहले से ही सरकार को तैयारी करनी चाहिए, चाहे हमारे नगर के चुनाव हो चाहे पंचायत के चुनाव हो। आज पंचायत का भी कार्यकाल पूरा हो चुका, उन्हें भी प्रशासक नियुक्त किए करे जा रहे हैं। क्या तो उन्हें जो पुराने प्रधान थे उन्हें चार्ज देना चाहिए था, वरना टाइम पर चुनाव होने चाहिए। और लगभग निकाय के 1 साल बीत चुका है, अब तक के सरकार चुनाव ने की कार्रवाई नहीं शुरू की। मेरी तो मांग है कि जब भी कोई भी चुनाव हो, चाहे पंचायत का हो चाहे निकाय का हो, वो टाइम पर होने चाहिए और सरकार तत्काल चुनाव कराए। इसके विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के लैंसडाउन से दिलीप सिंह रावत, वो कह रहे हैं कि विशेष सत्र जो वन अधिनियम है उसको, क्योंकि उत्तराखंड में देखा जाए तो जो जंगली जानवर हैं वो कई बार हानि पहुंचाते हैं, तो उनको कहना है कि अगर सरकार विशेष सत्र नहीं बुलाती तो मैं आने वाले सत्र में नहीं जाऊंगा। नहीं तो मानो वो तो उनकी बात, उन्होंने क्या कहा, मगर मानो सरकार जो मौजूदा सरकार के विधायक की बात सरकार को सुननी चाहिए और सभी विधायकों की बात सुननी चाहिए। मानो जंगली जानवर, हमें भी पता कि हमारे प्लेन में भी बहुत जंगली जानवर फसलों को बर्बाद करते हैं। हमारा मेन खेती गन्ने की होती है, गन्ने की बर्बादी जंगली जानवर करते हैं। तो सरकार ने हर बार कई बार विधानसभा में भी मुद्दा उठाया, तो सरकार ने कहा कि हम बाड़े बनाएंगे, और अब तक के मुझे उम्मीद है कि कहीं भी बाड़े नहीं बनाएंगे। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारी फसल बर्बाद होगी तो हमारे किसान भूखमरी के कंगाल पहुंच जाएगा। आखिरी सवाल बस, क्या लग रहा है पंचायत चुनाव अब क्योंकि प्रशासक जैसे आ गए हैं तो लग क्या रहा है कि 1-2 महीने में चुनाव हो जाएगा? नहीं, सरकार को मेरा तो ये कहना है, क्योंकि मैं भी पहले प्रधान भी रहा, और क्योंकि पंचायत चुनाव बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि गांव में इतना जब तक के चुनाव नहीं होने के तो पार्टीबाजी चरम सीमा पर रहती है, और जो विकास जो ग्राम प्रधान लोग करते हैं, जिला पंचायत सदस्य करते हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख करते हैं, वो विकास रुक जाएगा। तो सरकार को तत्काल चुनाव कराए और चुनाव करा के अपने अपने क्षेत्र में जो भी जीत का आएगा वो उन्हें विकास की गति को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे साथ बात कर रहे थे प्राण कलियर से कांग्रेस पार्टी के विधायक फुरकान अहमद, जिन्होंने साफ कहा कि सरकार चुनाव कराने से राज्य में डर रही है, और उन्होंने साफ कहा कि जब चुनाव नहीं होते तब जो ग्राम पंचायत है उनका विकास रुक जाता है, इसलिए सरकार को चाहिए जल्द से जल्द चुनाव कराए। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पासा, TV24। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के कई जिलों में प्रवास करने जा रहे हैं। इसे लेकर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में मुख्यमंत्री प्रवास करेंगे, जहां वे कई योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। उन्होंने बताया कि अलग अलग जिलों में स्थानीय लोगों से मिलकर मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा करने जा रहे हैं, ताकि अगर कोई समस्या हो तो धरातल पर उसका उपाय किया जा सके। नहीं, देखिए, तो जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रवास किए जा रहे हैं, एक तो वहाँ पर समीक्षा है सारी योजनाओं की, और जो हाल ही में सरकार ने कई नीतियों को मतलब रोजगार की दृष्टि से, कृषि बागवानी की दृष्टि से, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अलग अलग 30 से ज़्यादा नीतियों को बदला है। तो उन नीतियों का क्या क्रियान्वयन धरातल पर हो रहा है उसकी समीक्षा करना, जो विकास के अन्य कार्य हैं उनकी क्या स्थिति है उसकी समीक्षा करना, और साथ ही साथ लोगों से मिलना, ताकि उनकी समस्या जो है धरातल स्तर पर जाकर के प्राप्त की जा सके। इन लक्ष्यों को लेकर के उनका प्रवास कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं प्रदेश में होने जा रहे निकाय चुनाव और अन्य चुनाव को लेकर भी कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में आज उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग ने नई वेबसाइट और डिजिटल सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के तहत 3 महीने के अंदर हर 1 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वह इस मामले में कांग्रेस के IT सेल के अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के युग में प्रभावी हो रहा है। उसी के मद्देनजर आज इस वेबसाइट का शुभारंभ कर प्रत्येक विधानसभा में 1 से 2,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ये हमारी जो उत्तराखंड कांग्रेस की वेबसाइट है, इसका शुभारंभ माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी द्वारा किया गया है, और इसका जो लक्ष्य है, अभी हमने 1 लाख मेंबर्स प्रत्येक विधानसभा में 1 से 2,000 मेंबर्स का लक्ष्य रखा है।
जो कहीं ना कहीं आज हम डिजिटल आज देख रहे हैं, आने वाले समय में डिजिटल प्रभावी होता जा रहा है समाज के अंदर अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो उसी डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स को हमने मजबूत करने के लिए अपने कांग्रेस जन या नया व्यक्ति जो भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, कांग्रेस के विचारों को देखना चाहता है, सुनना चाहता है, उसी के लिए हमने वेबसाइट का आज विमोचन किया है। और इसके अंदर सारे जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे, जो भी हमारे नेताओं के विचार होंगे, जो भी हमारे चाहे राहुल जी द्वारा चाहे प्रदेश द्वारा जो भी कार्यक्रम होंगे, इसके अंदर सूचना भी मिलती रहेगी। और इसके अंदर आपको एक प्लेटफॉर्म के नीचे विभिन्न जो हमारे चाहे इकाइयाँ हैं उनकी सब की जानकारी भी मिलती रहेगी। और इसमें इसके माध्यम से कोशिश हमारी ये है कि प्रत्येक ग्राम में जो भी चुनाव है, नगर पालिका है, पंचायत है, ताकि कांग्रेस के साथ और अधिक से अधिक लोग हम जोड़ने का हमारा प्रयास है। ये हमारी जो उत्तराखंड में नगर निकायों चुनाव दिसंबर महीने में होने की संभावना है, जिसको लेकर शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को राजभवन से जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद सरकार निकाय चुनाव के कार्यक्रम को जारी करेगी। वहीं शहरी विकास मंत्री के जल्द निकाय चुनाव कराने के दावे को कांग्रेस ने हवाई बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सरकार के दावे पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पिछले 1 साल से सरकार निकाय चुनाव कराने का दावा कर रही है, लेकिन अब तक सरकार ऐसा नहीं कर पाई। अभी हमारा आरक्षण का जो होना है उस पर हमारा अभी मंथन चल रहा है और माननीय राज्यपाल जी के पास जो हमारी ओबीसी आरक्षण को लेकर फाइल गई है वो भी अभी वहाँ लंबित है। जैसे ये सब होगा उसके बाद चुनाव कराएंगे। पिछले 1 साल से तो जल्दी हो नहीं रही, आप कौन सी वाली जल्दी करने वाले हैं मुझे पता नहीं। और सरकार के किसी भी वक्तव्य पे कोई भरोसा नहीं है। लगातार जिस तरीके से टाला जा रहा है, आरक्षण की बात क्लियर नहीं की जा रही और चीजें नहीं है, तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। देहरादून के रायपुर स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में खाद्य मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कैबिनेट की दी गई मंजूरी पर अधिकारियों से जानकारी ली और विभाग को दिए गए निर्देशों की समीक्षा भी की। इस दौरान रेखा आर्या ने मुफ्त गैस रिफिलिंग की मंजूरी की प्रगति की जानकारी ली और इसके अलावा उन्होंने नमक पोषण योजना, एनएफएसए के तहत राशन वितरण की मौजूदा स्थिति जैसे विषयों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की है। तो आज की बैठक में जिस प्रकार से पूर्व में कैबिनेट ने 3 गैस रिफिल निःशुल्क के लिए मंजूरी दी थी, उसकी क्या अद्यतन स्थिति है यह जानकारी। इसके साथ साथ में हमारे नमक खरीद को लेकर क्या स्थिति है उसकी जानकारी। इसके साथ साथ में हमारा एनएफएसए के तहत में हमारे जो राशन, धान अथवा गेहूं है उसका क्या स्थिति चल रही है इसकी जानकारी इत्यादि, प्लस हमारे जो सस्ता गल्ला विक्रेता है उनके भाड़ा से लेकर उनके भुगतान के संदर्भ में भी उसकी भी समीक्षा की गई है। तो इन सभी समीक्षाओं में निश्चित रूप से विभाग ने अभी तक में जो हमारे मुफ्त गैस रिफिल योजना है उसका शासनादेश निर्गत होने के साथ ही जल्दी से जल्दी हमारे जो इसके उपभोक्ता है उनको वो सब्सिडी उनके खातों में डीबीटी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक में कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। बैठक में प्राथमिक शिक्षकों, एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं के पदों पर जल्द नियुक्त देने, छात्र छात्राओं को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने, भारत दर्शन योजना के तहत छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। वहीं दून अस्पताल में आयुष्मान योजना में आ रही अड़चनें जल्द दूर हो जाएंगी। दरअसल राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की टीम दून अस्पताल पहुंची है, जहां टीम के सदस्यों ने अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक कर आयुष्मान को लेकर आ रही सभी समस्याओं के निस्तारण को लेकर चर्चा की है। इस दौरान टीम ने आयुष्मान योजना के तहत उपचार लेने वाले मरीजों के लिए तय की गई कुछ नई गाइडलाइन के बारे में भी बताया। दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने बताया कि टीम के साथ हुई बैठक में कमियों को दूर करने पर चर्चा की गई है और इसके तहत अब अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की जांच रिपोर्ट भी लगाई जाएगी।
एक जो प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये आ रही थी कि पेशेंट जो है सीटी एमआरआई हमारे यहाँ करा लेता है, उसके बाद फिर वापस नहीं आता हमें रिपोर्ट दिखाने के लिए, और ऑपरेशन भी कई बार वो कहीं और जाके या इलाज किसी और अस्पताल में करा लेता है। तो उसके लिए भी उन बातों पे भी विचार हो रहा है कि इन खामियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट लेके आए। तो इन सब के बारे में चर्चा हुई और उम्मीद करते जो जो खामियां पाई गई उन सबको हम जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करेंगे। वहीं परिवहन विभाग पौड़ी की ओर से सड़क दुर्घटना के दौरान घायलों को प्राथमिक उपचार देने के लिए शहर के कंडोलिया मैदान में फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया, जिसमें कि वाहन चालकों, परिचालकों, नवयुवकों सहित अन्य प्रतिभागियों ने भाग लिया। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ट्रेनिंग थी वहाँ पे रखी हुई। तो ये तो हमारे वाहन चालकों के लिए अति आवश्यक है ऐसी ट्रेनिंग होना, क्योंकि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है एक्सीडेंट पे हमारा वाहन चालक ही होता है, और उसको किस तरह से जो घायल है, जो एक्सीडेंटल आदमी है, उसको किस तरह से ट्रीट करना है, ये पूरी गतिविधियाँ एनडीआरएफ एसडीआरएफ वालों द्वारा वहाँ पे बताई गई है। इसमें क्या होता है कि हम कैजुअलिटी रेशियो इसलिए बढ़ जाता है कि मेडिकल फैसिलिटी तत्काल नहीं मिल पाती, क्योंकि पहाड़ के एक दुर्गम रास्ते भी होते हैं, हर जगह पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर उसको फर्स्ट एड मिल जाए तरीके से तो उसको सही से हम पहुंचाना, हॉस्पिटल तक ले जाना, तो बचाने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से राष्ट्रीय शीतकालीन की मेजबानी उत्तराखंड को मिल गई है, जिसमें कि संभावित तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। सही समय पर यदि औली में बर्फबारी होती है, जो कि 29 जनवरी से 2 फरवरी तक सीनियर नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन औली में किया जाएगा, जिसमें कि अल्पलाइन सलालम, जॉइंट सलालम, स्नोबोर्ड, नोर्डिक माउंटेनिंग की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। वहीं इसी के साथ उत्तराखंड में मौसम का मिजाज शुष्क रहने वाला है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय न होने के कारण आने वाले एक सप्ताह तक पूरे प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पहाड़ से लेकर मैदान तक आगामी एक सप्ताह के दौरान बारिश का फिलहाल कोई अंदेशा नहीं है, यानी आगामी कुछ दिनों तक पूरे प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त पूरे प्रदेश भर में तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान आप देखेंगे तो मैदानी क्षेत्रों में करीब वो 25 से 26 के आसपास है, और इसी तरह हिल्स में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर वो जो है करीब 15-16 डिग्री है। तो हिल्स में तो ठंडा है ही है, काफी ठंडा हो गया, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में भी सुबह शाम खासकर अगर देखेंगे तो काफी ठंडा है। तो लोगों को इससे बचाव करना चाहिए, और अभी आगे एक वीक भी जो स्थिति है वो करीब ऐसे ही रहने वाली है, कोई इसमें विशेष परिवर्तन है। विश्व दिव्यांग दिवस पर 3 दिसंबर को देहरादून में अल्मोड़ा जिले के 6 दिव्यांगजन को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी को पुरस्कार देंगे। चयनित दिव्यांगजनों में स्वतः रोजगार श्रेणी से विनीता तड़ागी, नीमा मटेला और चंदन लटवाल, दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी श्रेणी से गरिमा जोशी और उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारी श्रेणी से रमेश राम और भवन चंद्र मिश्रा का नाम शामिल है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि यह चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुआ है। सम्मान का उद्देश्य दिव्यांगजनों की मेहनत और संघर्ष को पहचान देना है। छह लोगों के लिए हमने 3 दिसंबर को जो देहरादून में प्रोग्राम आयोजित है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों द्वारा इनको पुरस्कृत किया जाएगा, और उसमें हमने इनके लिए एक गाड़ी की व्यवस्था करी है कि दिव्यांगजन वहां पर कोई उनको परेशानी ना हो, तो वो भी व्यवस्था की गई है। तो अल्मोड़ा जनपद से इस बार 6 जनों का चयन किया गया है पुरस्कार के लिए। 6 लोगों के। उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने देहरादून के रिंग रोड स्थित कार्यालय में कहा कि निकाय चुनाव के राज्य निर्वाचन आयोग तैयार है। आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 102 नगर निकायों में मतदान की प्रक्रिया होनी है, इसके लिए मतदाता सूची तैयार है। उत्तराखंड शासन जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी, राज्य निर्वाचन आयोग आगे की कार्रवाई शुरू कर देगा। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। 102 निकाय जो हैं उन सभी की वोटर लिस्ट हमारी अद्यतन है, बिल्कुल तैयार है,
शासन स्तर से जैसे ही हम लोगों को आरक्षण विभिन्न पदों का प्राप्त हो जाएगा तो हम चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ेंगे। वहीं हरिद्वार के आबादी वाले क्षेत्रों में जंगली हाथियों की दस्तक थमने का नाम नहीं ले रही। भादराबाद क्षेत्र में अचानक एक हाथी के आने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। हाथी के रिहायशी इलाके में पहुंच गया, जिससे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। हालांकि हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वहीं केदारनाथ विधानसभा चुनाव जीतने के बाद केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के प्रयास में जुट गई हैं। आशा नौटियाल ने कहा कि वो जनता का आभार व्यक्त करती हैं। इसके साथ ही वह अब जन जन तक सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा की सुविधा को पहुंचाने की कवायद में जुट गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से क्षेत्र की जनता को लाभ दिलवाना है। हमेशा जनता के बीच रहती हूँ और प्राथमिकताएं हमारी जहाँ सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ हमारी बड़ी योजनाएं हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा की हैं, उनको सभी चीज़ों को वहाँ पे प्राथमिकता के साथ मेरी प्राथमिकता रहेंगी कि वो सारी सुविधाएं वहाँ केदारनाथ विधानसभा में हो और भी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बड़े काम वहाँ पर हो, ऐसी हमारी प्राथमिकताएं हैं। न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।